नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 4 में पारिभाषिक शब्दावली का हमने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीयवादी संप्रदायों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो अब उन दोनों का समन्वयवादी संप्रदाय की मान्यता को स्पष्ट करें। यानी कि राष्ट्रीयवादी अपनी संस्कृत को ज्यादा मनवाना चाह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस मिश्रित को अपनाना चाह रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों को ज्यादा, विदेशी शब्दों को ज्यादा प्रयोग में लाना चाह रहे हैं। परंतु एक समन्वय है, समन्वय ने दोनों को मिलाने वाला संप्रदाय की मान्यता स्पष्ट करें। तो यह प्रश्न कई बार आ गया है। तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में राष्ट्रीयवादी और अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय के अतिरिक्त एक संप्रदाय और भी है जो उक्त दोनों संप्रदाय का समन्वय करता है, दोनों के भावना और विचारों को मिला दे रहा है। तो इस समन्वय, इसे यह समन्वयवादी संप्रदाय कहलाता है। और यह समन्वयवादी विचारधारा हमारी अतिवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई नहीं है। अति माने बिल्कुल हमारी पक्की धारणा बनी हुई है कि हमने संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग किया है, तो इस प्रकार की कट्टरपंथी से नहीं बंधी हुई है। तो इस विचारधारा के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के बीच क्या किया, इन्होंने संतुलन स्थापित किया है। तो भारत सरकार ने जो 1961 में एक शब्दावली का गठन किया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी आयोग का गठन किया था, तो भारत सरकार ने सन 1961 में ही देश के भाषाविदों माने विद्वानों और वैज्ञानिकों की सहायता से एक रूपरेखा बनाई थी, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। और इसमें निर्णय लिया गया था कि भारतीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को किस सीमा तक ग्रहण किया जाए, ताकि भारतीय संस्कृति के शब्दों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाए। ये निर्णय लिया गया था कि कितने तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को लिया जाए और कितने भारतीय संस्कृत के शब्दों को लिया जाए। तो संस्कृत को आधार बनाकर शब्दावली का निर्माण कहाँ तक किया जाए और सामान्य बोलचाल की भाषा के शास्त्रीय विषयों की शब्दावली को कहाँ तक ग्रहण किया जाए। तो इस दृष्टि से आयोग ने विशेष सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली तैयार किया, जिसका स्वरूप के ये आधार है। शब्दों के लिए अखिल भारतीय पर्याय माने पर्यायवाची शब्दों संस्कृत के धातुओं पर बनाए गए हैं। और आगे कह रहा है, जन सामान्य के प्रयोग में आने वाले कुछ प्रसंगों के लिए हिंदी शब्दों तथा हिंदी में आत्मसात व अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया गया और ऐसे प्रसंगों में अन्य भाषाओं को भी भिन्न पर्याय रखने की छूट दी गई और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रखने दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का देवनागरीकरण किया गया, जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका देवनागरीकरण कर दिया। कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, रेडियो लिख दिया, पेट्रोल लिख दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख दिया, तो देवनागरीकरण कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्वतंत्रता के बाद से ही अनेक संप्रदाय और राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और समन्वयवादी सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रीयवादी अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय में एक प्रकार का जिद्दीपन है, यानी कि अपना कट्टरपंथी है, जिद्दीपन नजर आता है। तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में समन्वयवादी विचारधारा का रास्ता ठीक जाना पड़ता है, ये अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। जो पारिभाषिक शब्दावली किसने बनाई थी? विज्ञान और तकनीकी आयोग ने 1961 में वे गठन कर रहा है। तो इस शब्दावली के जो सिद्धांत बनाए गए हैं, तो उन सिद्धांतों पर विचार करते हैं। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के जो स्थायी आयोग बनाया गया, जो 1961 में बनाया गया था, तो उसके द्वारा ये अपनाया गया था कि भाई ये अपनाना चाहिए। ये शब्दावली निर्माण के सिद्धांत इस प्रकार बनाए हैं उन्होंने। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए। जैसे हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उसका लिंपैतरण करना चाहिए। लिंपैतरण क्या होता है? जैसे अंग्रेजी का कार्बन है तो हिंदी में कार्बन लिख दिया तो लिंपैतरण हो गया।
तो वैसे का वैसे ही उस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, उसे लिंग व्याकरण कहते हैं। जैसे तत्वों और यौगिकों के नाम, कार्बन, हाइड्रोजन। तोल और माप के इकाइयों का नाम, जैसे किलोग्राम, कैलोरी, मीटर, लीटर। और व्यक्तियों के नाम बने शब्द, जैसे वोल्टा, एम्पियर। वनस्पति विज्ञान के, जैसे प्राणी विज्ञान और भूविज्ञान की नामावली, ऐसे शब्द हैं जिनका संसार में व्यवहार होता है। तो जैसे रेडियो, पेट्रोल, राडार, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि। जैसे गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं में संख्याक, प्रतीक, चिन्ह, सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, लॉग, साइन थीटा, इस प्रकार के प्रयोगों को लिम्पैतरण कहते हैं। अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रतीक रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूपों में लिखे जाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर। बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में उनके संक्षिप्त रूप में नागरी लिपि में भी रखे जा सकते हैं, जैसे तोल माप के संदर्भ में जैसे सेंटीमीटर लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं। अगला है ज्योमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री या ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे ए वे स या क ख ग। तो त्रिकोणमितीय में केवल रोमन अक्षरों में प्रयोग किए जाने चाहिए थे, अब इनको हम ABC में भी, क ख ग में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे साइन ए क्रॉस बी। हिंदी के पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता से अर्थ की परिशुद्धि, सुबोधता का प्रयोग ध्यान में रखना चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाने का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, संस्कृत के धातुओं पर आधारित हों, या ऐसे देसी शब्द जो ग्रामीणों में बोले जाते हैं, जो हमारी भाषाओं में सामान्य वैज्ञानिक शब्दों के स्थान में प्रचलित हों। टेलीग्राम के लिए जैसे तार, एटम के लिए परमाणु आदि। अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण देवनागरी वर्णों में नए चिन्ह या प्रतीक सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़े। जैसे अंग्रेजी के क्रिकेट है तो हिंदी में क्रिकेट लिखे जाएंगे। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनमें देवनागरी के वर्णों की कमी पड़ जाती है, तो नए शब्दों का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए हमारे को। यह लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुकूल हो और उसमें ऐसे परिवर्तन किए जा सके जो भारतीय के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हैं, जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हैं। हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली में लेकर के संकर शब्द, जैसे दो संकर शब्द क्या होते हैं जिसके दो अर्थ निकलते हों, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन के लिए आधुनिकीकरण, वोल्टेज के लिए वोल्टता, या स्पोनिफायर के लिए साबुनीकरण आदि आवश्यकता अनुसार सामान्य और प्राकृतिक भाषाविदों के नियमों के अनुसार ही बनाने चाहिए। कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग होना चाहिए। संयुक्त शब्दों के बीच में हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहां तक संस्कृत पर आधारित अभिवृद्धि का संबंध है, व्यवहारिक लाक्षणिक प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में अभिव्यक्ति का प्रयोग ही अपेक्षित हो, परंतु नए बनाए गए शब्दों में इसे बचा जा सकता है। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं में ऐसे शब्दों जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हों, इंजन, मशीन, मीटर, टॉर्च आदि इसी रूप में अपनाया जाना चाहिए। और संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सामान्य रूप से अनुवाद किया जाना चाहिए और नए अपनाए गए शब्दों में आवश्यकता के अनुसार हलंत का प्रयोग करके उसे सही रूप में लिखना चाहिए। और जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लेंस, पेटेंट। शब्दों में लिप्यंतरण के लिए लेंस, पेटेंट और पेटेंट न करके लेंस पेटेंट करना चाहिए। उपयुक्त आधार सिद्धांतों के आधार पर
विज्ञान तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण का कार्य किया है। अब एक और प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की परस्पर जो परंपरा थी और उसके निर्धारण न कर पाने के कारणों पर टिप्पणी लिखी। तो जैसे कि हमारा देश एक विशाल देश है, भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से जुड़े लोग रहते हैं। हमारा देश प्रारंभ से ही शिक्षा का मूल गढ़ रहा है और जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा 1707 में शिवाजी महाराज की प्रेरणा से रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गए राजकोश से प्राप्त होती है, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की दिशा में उपयुक्त प्रयास होने लगे थे। नागरी प्रचारणी सभा एक थी, एक जो काशी में है, अब भी है, और 1898 में हिंदी साइंटिफिक ग्रोसरी नामक पारिभाषिक कोश तैयार किया गया। इसके द्वारा करवाना आरंभ किया था, 1901 में पूर्ण हुआ था। इसके बाद 1940 में सुख संपति राय भंडारी अजमेर का कोश है, जैसे 20th सेंचुरी इंग्लिश हिंदी अस्तित्व में आया। इसके बाद डॉक्टर रघुवीर द्वारा प्रकाशित है अनकम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आदि उल्लेखनीय कोश का निर्माण किया गया। देश की स्वतंत्रता के बाद जन्मी नई परिस्थितियां, नई समस्याओं, नई जरूरतों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को गंभीरता से उपस्थित किया गया। आज आजादी के 64 वर्षों यानी कि अब तो 70 वर्ष हो गए वर्षों के बाद भी हम अपनी पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों शब्दों का आती है, दोनों में आती है, दोनों माध्यम में आती है। तो विभिन्न कारणों की ओर आचार्य देवेंद्र नाथ ने निम्नलिखित रूप में संकेत किया है, जैसे एक केंद्रीय अभिकरण का अभाव होना, सरकार की निश्चयात्मक नीति का न होना, सरकारी तौर पर गंभीरता और निष्पक्षता की कमी होना, देश के प्रबुद्ध वर्ग में उदासीनता का होना, तर्क की अपेक्षा भावना को अधिक महत्व देना, भाषा के क्षेत्र में राजनीतिक दाव पेचों का होना और भौतिक विकास में डूबकर भाषा को भावात्मक एकता का आधार न मानने की भूल करना। अब एक प्रश्न और है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जैसे कि वर्तमान युग में विज्ञान का युग है, हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने नई क्रांति उत्पन्न की है। विज्ञान ने ऐसे अद्भुत आविष्कार किए हैं कि जैसे मनुष्य दांतों के तले उंगली दबाए उन्हें देखता रहे, इसके बारे में सोचता रह जाता है। आज विज्ञान की नई उपलब्धियों का साक्षात्कार और उद्योगों के विस्तार और विभिन्न ज्ञान शाखाओं के निरंतर विकसित होती ज्ञान चेतना और बढ़ते हुए चिंतन अस्तित्व के संवाद संप्रेषण और सामान्य भाषा में अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इसीलिए आज इन नवीन शोधों और प्रयोगों आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान शाखा की विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक समझा जाने लगा है। विशिष्ट ज्ञान की यह आशंका ही पारिभाषिक शब्दावली की सृजन की भूमि है। कहना न होगा कि आज जिस भाषा में जितने अधिक पारिभाषिक शब्दों का समावेश है, वह भाषा आज उतनी ही समृद्ध मानी जाती है, संपन्न या समृद्ध मानी जाती है। किसी भी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली की विद्यमानता उस शब्द की बौद्धिक उत्कृष्टता और संपन्नता की परिचायक होती है। आज आधुनिक दृष्टि से समर्थ होने का या बनने का प्रयत्न करने का दावा करने वाली कोई भी भाषा पारिभाषिक शब्दावली के स्तर पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती है। इन्हीं कारणों से हिंदी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को संघ की राजभाषा, हिंदी प्रदेशों की राजभाषा और अहिंदी प्रदेशों में
सह राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। वो आवश्यकता इस प्रकार